सदैन जी, मुझे ये बताएँ कि आप प्रशांत किशोर पे तो चलिए हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन मैं यहाँ चर्चा नीतीश कुमार पे करना चाहती हूँ क्योंकि पूरा जो ये 2024 की जो पूरी आहट सुनाई दी, ये नीतीश कुमार के पाला बदलने से वापस एनडीए को छोड़कर यूपीए में कहूँ या विपक्ष के खेमे में जाकर नए तौर पर चेहरा वही, मुख्यमंत्री वही, लेकिन उसके अलावा दूसरी एक नई शक्ल, एक नए रूप में वो वहाँ नज़र आए। उसके बाद से लगातार ये बन रहा है, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार एक सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं, सबसे बेहतरीन पसंद हो सकते हैं विपक्ष के लिए, जो सबको मान्य होंगे। और जैसा नलिन वर्मा जी ने कहा कि इतना लंबा उनका रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री होने का, और बिहार को ये भी कहा जाता है कि एक तरह से बदलाव के एक चेन, एक व्हीकल के तौर पर उभरता है। क्या आप इसको इतनी अहमियत देना चाहते हैं? देखिए, मेरी एक कंसिस्टेंट राय है। जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था तब भी मैं आपके एक डिस्कशन में आया था। भारत की राजनीति पिछले 8 साल में उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो बदल गया है। ग्राउंड जो है, ज़मीन के जो धरातल के नीचे जो चीज़ें होती हैं वो शिफ्ट हो चुकी हैं। इसलिए आज जोड़ तोड़ की राजनीति से कोई बीजेपी के का विकल्प तैयार हो सकेगा, ये मुझे तो बिल्कुल ही कहीं से नहीं लगता है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने जो अपना एक मानस पर एक इतने बड़े मानस पर अपना कब्जा कह लीजिए या प्रभाव कह लीजिए बना लिया है, जो उसको चुनाव जिताने के लिए काफ़ी होता है। ये प्रभाव ऐसा है कि देश का चाहे कोई भी राज्य हो, जो बीजेपी के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जिसको माना जाता है, उसमें बीजेपी को 35% से वोट कहीं भी कम नहीं मिलता है। सवाल यह है कि यह लोग जब तक इस मानस को बदलने की कोई कोशिश नहीं होगी किसी नए एजेंडे के साथ में, कोई नए सपने के साथ में, तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत कारगर होगी। मुझे नहीं लगता है, पहली बात। दूसरी चीज़, ठीक है, नीतीश और तेजस्वी के आने से तो एक वोट बैंक वहाँ जुड़ता है, लेकिन बाकी ये जो तमाम मुलाकातें हो रही हैं, केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो या हेमंत सोरेन हो, ये अपने अपने राज्य की ताकत है। ये किसी दूसरे राज्य में कोई ताकत जोड़ने की स्थिति में वैसे भी नहीं है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या जो नीतीश हो या जो भी विपक्ष का गठबंधन बनेगा, क्या वो जमीन के स्तर पर जनता को उसके दिमाग को उस बदलने में कामयाब होगा? क्या बिहार के लोग ये भूल जाएंगे कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर मैं 2020 में मुख्यमंत्री बनूंगा तो पहला दस्तखत मुख्यमंत्री के रूप में 10 लाख नौकरियां देने के ऊपर मैं करूंगा। अभी जब उन्होंने शपथ लिया पिछले महीने अगस्त में, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने ये कहा था, तो उन्होंने कहा कि 1 महीना इंतजार कीजिए। 1 महीना 3 दिन मेरे ख्याल से हो चुका है। सवाल यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ यह कह के कि भारतीय जनता पार्टी बुरी है, मोदी जी बुरे हैं और हम अच्छे हैं, सेकुलर हैं, ये राजनीति बहुत फलदायी होगी, उसका वो कोई नतीजा मिलेगा, मैं बहुत स्केप्टिकल हूँ। क्योंकि ये इस तरह की जोड़ तोड़ अगर सफल होनी होती तो मायावती और अखिलेश यादव से बड़ा गठबंधन कोई भी नहीं हो सकता है। उनका जो जनाधार था 2019 में, दोनों साथ में मिलकर चुनाव लड़े, क्या नतीजा हुआ? कोई नतीजा नहीं हुआ। भी ठीक है, 2-4 सीटें, कुछ सीटें बीजेपी की कम हुई, इसलिए कि बीजेपी ने, अब चाहे उनका हेट का एजेंडा है, हम लोग सभी मानते हैं कि वो देश के लिए बहुत खतरनाक है, नुकसानदेह है, लेकिन वो एक एजेंडा है जिस पर उन्होंने एक बड़े समूह को मोबिलाइज कर रखा है, गोलबंद कर रखा है। उसको तोड़ने के लिए एक प्रयास राहुल गांधी ने किया है, वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। जी, मैं अगला सवाल इसी पे पूछना चाहती थी कि बार-बार आप ही कह रहे हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति के कुछ रीजनल पार्टियां इधर आ गई, कुछ उधर चली गई, विपक्ष को एक चेहरा मिल गया, वही पुराने चेहरों को दोबारा खंगाल के एक नए पैकेट में, नए पैकेज में दिखाकर इस तरह की राजनीति नहीं होगी। आप ये भी कई बार कहते रहे हैं कि ये एक आइडियोलॉजिकल, ये विचारधारा के स्तर की, विचारधारा की जंग है और विचारधारा को ही, यानी कि जो बैल है उसे सींग से पकड़ना होगा, तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ऐसा करने की कोशिश करते हैं,
तमाम मैं कहूँगी लिबरल खेमे में भी जिस तरह की हलचल पैदा हो जाती है कि सांप्रदायिकता के सवाल पे कुछ नहीं कहना है, नरेंद्र मोदी अजेय हैं, उन्हें नहीं हराया जा सकता, आप नौकरी के सवाल पे आए। आज भी आर्टिकल लिखे हैं, कुछ एनालिस्ट ने कहा है कि भारत जोड़ो नहीं, नौकरी दो आर्टिकल इनका एजेंडा होना चाहिए था, उनका ये विचार होना चाहिए था। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये अपील जब भारत जोड़ो की बात होती है तो सीधे सांप्रदायिकता पर हमला कर रहे हैं? हालांकि आपको ये भी मैं बताना चाहती हूँ, मैं अभी योगेंद्र यादव जी से बात कर रही थी, कई 3-4 दिन पहले की बात है, जब मैंने उनसे कहा कि क्या ये एंटी कम्युनल पिच है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें ये तो बात है कि इसमें हम कम्युनलिज्म के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो का मतलब गरीब आदमी को नौकरी से जोड़ना, गरीब आदमी को रोजगार से जोड़ना, जो कॉर्पोरेट पावर है उसको, उस पे हमला करना, यानी कोई एक सिंगुलर मैसेज की बात उन्होंने नहीं कही। क्या उनकी बात पे यकीन किया जाए कि यही भारत जोड़ो का संदेश है? मैं इस बात पर, मैं यही बात पर मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। पहली बात देखिए, जब आप बीमार हो जाते हैं तो पहली चीज़ ये समझना होता है कि आप बीमार हुए क्यों, आपने ऐसे स्वास्थ्य के क्या नियम तोड़े, सेहत के नियम तोड़े कि आप बीमार हो गए। आखिर भारतीय जनता पार्टी देखते देखते इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गई, और आरएसएस की विचारधारा इस देश की प्रमुख विचारधारा कैसे बन गई। यह जो हटाओ की जो का एजेंडा होता है, हम लोग यंग थे, इंदिरा हटाओ की राजनीति हम लोग देखते थे, वो कभी सफल नहीं हुई। वो सफल तब हुई जब कांग्रेस ने अपनी राह छोड़ दी, कांग्रेस ने अपनी आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया और वो खुद सांप्रदायिक खेल खेलने लगी, तो बीजेपी को उससे स्पेस मिला, वो खुलकर आई। अब ये सवाल ये है कि ये जो राहुल गांधी, वो बहुत अच्छी बात है, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ कि उन्होंने एक तपस्या की तरह की यात्रा का रास्ता चुना है। लेकिन जब वो नौकरी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, लोगों की मुसीबत की बात करते हैं, तो उनके पास देने के लिए क्या है, कौन सा कार्यक्रम है। जिस दिन यात्रा शुरू की, दूसरे दिन पत्रकारों से बात की उन्होंने, उनसे पूछा गया कि क्या आप जो निजीकरण हो रहा है इसको वापस लाएंगे, इसका उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वी बिलीव इन कॉर्पोरेट इंडिया नॉट मोनोपोली कॉर्पोरेट इंडिया। इसका क्या मतलब है, मैं थोड़ी बहुत अर्थशास्त्र की जानकारी रखता हूँ, मेरे लिए समझ पाना बहुत मुश्किल था। तो सवाल ये है कि अगर आपको बीजेपी का मुकाबला करना है, तो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, जो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज है, बेसिक चीज़ कहीं भी इकोनॉमिक पॉलिसीज होता है। आप दुनिया में किसी भी डेमोक्रेसी में आज देख लीजिए, सब जगह राइट विंग ताकतें 2008 के बाद क्यों इमर्ज करके आई हैं, इसलिए इमर्ज करके आई हैं कि जो नियो लिबरलिज्म की पॉलिसीज थी, उसने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना ख़त्म कर दिया है। आखिर और हर जगह आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, चाहे वाइट सुप्रीमेसिस्ट पॉलिटिक्स हो या ब्रेग्जिट के नाम पर जो एंटी इमिग्रेंट भावनाएं हों, आप एक के बाद एक, आप फ्रांस देख लीजिए, कहीं ये सारी चीज़ें ग्लोबल फिनोमिना का पार्ट है। भारत में भी ये हेट की पॉलिटिक्स को कौन फंड कर रहा है, कोई फंड कर रहा है ना इसको, किसी का मीडिया है ना जो इसको बढ़ा रहा है। जो मीडिया दिन भर यही एजेंडा बताता है, लोगों के पास कोई दूसरा विचार नहीं जाता है। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं और जिनको देश के सारे संसाधन जिनके पास जा रहे हैं, जब तक आप इस पूरे फ्रेमवर्क का एक ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क नहीं देंगे, अगर ठीक है कहीं एक चुनाव में आप थोड़ी बहुत सफलता पा भी लें, लेकिन ये विचारधारा इतनी ज़्यादा जड़ पकड़ चुकी है, मजबूत हो चुकी है कि आपकी क्षणिक सफलता होगी। जी हाँ। सदैव इसमें ये सवाल, इस बात में तो दम है, इस आर्ग्यूमेंट में, इस दलील में दम तो है कि भाई नरेंद्र मोदी के पास चलिए 35-40% वोट लगातार बना रहता है कि जिनको जिताने के लिए काफी, लेकिन 60% तो अभी भी है ऑपोजिशन को अपनी तरफ लाने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए। एक बार ये मान लेते हैं कि चलिए 35-40% जो लोग हैं वो उस विचारधारा, उस आइडियोलॉजी की तरफ आगे बढ़ गए हैं और उसको शायद बदलने के लिए एक पूरी जनरेशन लग जाए, या कोई ऐसा राष्ट्रीय एक आंदोलन हो जिसको कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको इंटरप्ट कर एक सेंटेंस में बोलना चाहता हूं कि देखिए 30-35% वोट उसके पास है, लेकिन 30-35% वोट लेकर के बिहार में आप चुनाव हमेशा जीत जाइए, भागेगा नहीं, आपका वोट आपके पास रहेगा, उसके बाद भी बुरी तरह से हार जाइएगा वहां पर आप। लालू प्रसाद के पास 30% भी ऐसे ही स्थिति है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को बिहार में जो वोट मिला था वो लगभग 50% था, यूपी में तो 50% से भी नहीं।
नहीं, बीजेपी का मतलब मैं उसके अलायंस की बात कर रहा हूँ, जो उनका अलायंस था उसको तो अब वो अलायंस है नहीं ना वहां पर, सारे अलायंस तो दूसरे तरफ है। ठीक है, बीजेपी का वोट चलिए नहीं, आप बिहार को, मैं हमेशा मानता हूँ आप बिहार को हम लोगों से बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन हमारी समस्या सिर्फ ये है कि बहुत से जो विश्लेषण होते हैं वो जो गुजरे हुए जमाने के जो डायनेमिक्स हैं, जो डायनेमिक्स अब काम नहीं कर रहे हैं, उन उसके 2019 गुजरा हुआ जमाना हो गया किया जब जाता है। 19 गुजरा जमाना हो गया, 2020 गुजरा जमाना हो गया, जब नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सारा बीजेपी के साथ सब अलग है। अरे सर, उपेंद्र कुशवाहा जब मोदी जी को छोड़ के गए तो उनका क्या हाल हुआ, इस पे भी गौर कीजिए ना। इसको भाई आप यही लीजिए ना कि 2020 में ये प्रॉप अप करने के बाद भी रामविलास पासवान को, तेजस्वी यादव उसके फादर जेल में थे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गया था ना। गुजरे दिनों की बात है, आपका इक्वेशन थोड़ा सा बिगड़ गया तो आप सेकंड नंबर पर पार्टी हो गए वहां ना। इसलिए मेरा कहना है कि देखिए, ये रीजन टू रीजन डिफर करता है। बिहार में इस अलायंस के बाद से 35% रहे, आपको 36% आ जाए फिर भी चुनाव हार जाइएगा, ये मैं कह रहा हूं। पूरे इकोनॉमिक लाइन पर और कम्युनल पार्टी है वो तो मैं मानता हूं कि है भाई, उसकी बात अलग है, लेकिन चुनाव हार जाइएगा। जी नलिन जी, सत्येंद्र जी के पास वापस जाने दीजिए कि क्या वो जो 60-65% है, क्या उस पे कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए विपक्ष को, बजाय इसके कि इनका मन मस्तिष्क बदलने की एक नाकाम सी, एक थकी हुई, एक हारी हुई लड़ाई लड़ने की बात लड़िए, सही बात है। मोदी का ही वोट चाहिए, मोदी का वोटर ही हमें चाहिए। नहीं, ये बात भी आपकी ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि देखिए, जो 60% की बात नहीं है, बात तो ये है कि आप जो भारतीय जो डेमोग्राफी है उस पर अगर हम लोग गौर करें तो लगभग 20% अल्पसंख्यक वोटर हैं। 20% नहीं तो होंगे, 18 होंगे, 17 होंगे। अल्पसंख्यक तो अपनी वजहों से जो बीजेपी, चूंकि बीजेपी की सारी पॉलिटिक्स अल्पसंख्यकों को तो पुश टू द वॉल करने की है, दीवार की तरफ ढकेलने की है, तो अल्पसंख्यक तो मजबूरी में बीजेपी को वोट देने के लिए वो उनकी एक तरह की मजबूरी बनी हुई है। तो जो बहुसंख्यक समुदाय है उसके वोटर 80% मोटे तौर पे बचते हैं, उसका आधा हिस्सा बीजेपी ने मोबिलाइज किया है। अब जो आधा हिस्सा है, बेशक उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन आप ध्यान केंद्रित करने के लिए किस एजेंडे पे करेंगे, ये बात 2020 में तेजस्वी यादव की सफलता, आपने भी खुद आप भी वहाँ से घूम कर आई थी, मुझे याद है, मैं आपके प्रोग्राम में भी आया था। जो एक चीज़ तेजस्वी यादव का क्लिक किया था वो था नौकरियों का वादा। तेजस्वी यादव ने उस समय चुनाव अभियान को, जो उनका ट्रेडिशनल जो उनकी पॉलिटिक्स है, जो मंडलवादी पॉलिटिक्स, उसका कंटेंट थोड़ा कम किया था और इकोनॉमिक कंटेंट को उसमें उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया था और नौजवानों का उनको बहुत भारी समर्थन मिला था। 2024 में उनको जवाब देना पड़ेगा 10 लाख नौकरियों का हुआ क्या, वो नौजवान पूछेंगे। ऐसा अभी मैं हिमाचल गया था कुछ दिन, मैंने वहाँ पूछा कि भाई वो क्या है आपकी यहाँ पर क्या होगा चुनाव में, तो एक व्यक्ति ने कहा कि देखिए, अब वो पहले वाला समय रहा नहीं कि जब एक परिवार या एक गांव तय कर देता था और सभी लोग वोट उधर ही देते थे। अब सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, बेटा बाप की बात नहीं सुनता है, वो अपना। और यही बात उत्तर प्रदेश में, अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ, जब जाट समुदाय का वोट, हम लोग जो सोच रहे थे कि वो किसान आंदोलन की वजह से पूरी तरह एंटी बीजेपी जाएगा, हुआ नहीं। जाट समुदाय का बड़ा वोट बीजेपी ले गई और इस इलाके में वैसा सफाया नहीं हुआ जैसा अपेक्षित था। तो यह जो बदलती हुई चीज़ें हैं, इसे ध्यान में रखना चाहिए। सवाल क्या है, क्या सिर्फ लोग बीजेपी से 2 करोड़ नौकरियों की का सवाल पूछेंगे या वो 10 लाख नौकरियों का भी सवाल आएगा? जी। और अगर क्या जुमले की बात होती है, बीजेपी तो 100% जुमला की पॉलिटिक्स करती है, लेकिन ऑपोजिशन में भी जुमला तो नहीं होनी चाहिए। 10 लाख नौकरियां जुमला था या ठोस वादा था, ये सवाल तो उठेगा, ये सवाल पूछा जाए। जी हाँ, मैक्रो बनाम माइक्रो की यहाँ पे बात हो रही है, दोनों की बात में एकदम दम है। सत्येंद्र रंजन, नलिन वर्मा जो कह रहे हैं, नलिन वर्मा भी ये कह रहे हैं कि अगर माइक्रो लेवल पे अलग अलग स्टेट्स को अगर विपक्ष मैनेज करने की कोशिश करे तो अभी भी एक साथ आकर बनाया जा सकता है।